नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। राजसमंद का एकमात्र जो उच्च शिक्षा संस्थान है और यहाँ से पूरे भारत के अग्रणीय संस्थानों में इसका गिना जाता है। यहाँ से देश विदेश तक बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं और वो इस संस्थान को याद करते हैं। इस संस्थान के बारे में हम आज जानेंगे। अशोक जी पारीक से आपका स्वागत है। इस बेहतरीन संस्थान को बनाने का आपने सपना कैसे बचपन में देखा था या बाद में हुआ, कैसे क्या? देखिए, बचपन में तो इस चीज़ का सपना नहीं देखा गया था जी। जब डॉक्टर सीपी जोशी हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे 2001 में राजस्थान के, तब उन्होंने एक बार अचानक से मुझसे बात करी थी कि क्यों ना इस प्रकार का एक इंस्टीट्यूट यहाँ खोला जाए, और उनके आदेश पे हम लोगों ने ये एक इंस्टीट्यूट खोला जो कि 2003 में हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, मात्र 150 लड़कों से। इससे पहले आप किस क्षेत्र में कार्यरत थे? इसके पहले मैं कंस्ट्रक्शन में आज भी हूँ, वो पहले भी यही था। नाथद्वारा के अंदर सबसे पहले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंसेप्ट लाने वाला मैं ही था 1988 के अंदर। उस ज़माने में हर व्यक्ति चाहता था कि मेरी छत मेरी ज़मीन, ये कंसेप्ट था, किंतु एक मेरा विज़न था कि जितना वर्टिकल जाएंगे उतना लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस सोच को साथ में लेके मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, और वो उसके बाद में मैंने होटल्स बनाए। होटल इंडस्ट्री के अंदर भी मेरा जब 94 में कोई ये नहीं समझता था कि इंटीरियर डेकोरेशन क्या होता है, ये वो ज़माना था कि मैं कैसे इस चीज़ से दूसरे को अच्छी हॉस्पिटलिटी दे सकूं, और यही मेरा विज़न लेके जब मैंने होटल बनाई, और उस होटल से जो इंडस्ट्री के अंदर उसका पायनियर अगर माना जाए तो हमारा कंसेप्ट था, हमारा विज़न था। बाद में जैसा कि श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपने शुरुआत करी, तो शुरुआती दौर में आपके साथ में क्या क्या चुनौतियाँ रही? देखिए, 2003 में जब AICTE से मुझे अप्रूवल मिल गया था इंजीनियरिंग का, क्योंकि अनुभव था ही नहीं बिल्कुल भी, और कैसे स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, कौन प्रिंसिपल होता है, कैसे ये टेक्निकल कोर्स चलते हैं। उस ज़माने में काउंसलिंग हुआ करती थी जोधपुर में, हम भी जाके वहाँ पर बैठ गए केबिन लगा के। हमें ये नहीं पता था कि कैसे स्टूडेंट को कन्विंस किया जाए, कैसे स्टूडेंट का एडमिशन किया जाए, किंतु श्रीनाथ जी का नाम और श्रीनाथ जी की कृपा दोनों ही बनी रही, और हम लोग 150 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ लेकर आए थे। वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए। सबसे बड़ी चुनौती उस ज़माने में ये थी कि नाथद्वारा में इंजीनियरिंग कॉलेज, लोग सीधा ऐसा प्रश्न करते थे। आज ये स्थिति हो गई है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये उदयपुर जोन में, कहने का मतलब कोई उसका है ही नहीं उसके बराबर। आज उदयपुर जोन में अगर कहीं से देखा जाएगा तो श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ये मेरा दावा है। आज सवेरे की बात है, आज सवेरे मतलब 4 अगस्त 2021 की बात है। मेरे को दीप्ति मैडम ने बताया, BBM का एक लड़का जो कि छोटी सादड़ से आया था किसी समय में, कि मैडम मैं आपके यहाँ पर पढ़ता था, BBM करता BBM में, और छोड़ के भाग रहा था, किंतु आपने मुझे रोका, और 2-3 महीने के बाद में जब मैंने चेंज पाया और मैं यहाँ पे स्टडी करके जब निकला, आज मैं अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा अपना काम कर रहा हूँ। और आपको इनवाइट करता हूँ कि वो वहाँ पर आएँ। तो जब ऐसी बातें हम स्टूडेंट से सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पे पोर्च में खड़ा था कॉलेज के, एक लड़का आया, फिर मैंने जब पूछा तो बोला, साहब मैं लखनऊ में हूँ और बहुत अच्छा काम करता हूँ, किंतु आपके एक डायलॉग हमेशा याद रहता है मुझे, अगर 4 साल यू एन्जॉय योर स्टडी देन यू विल एन्जॉय 40 ईयर्स, अदरवाइज यू विल सफ़र 40 ईयर्स। इट इज़ राइट। उस लड़के ने कहा कि साहब ये स्लोगन मुझे उस ज़माने का याद है, और मैं आज बहुत अच्छी, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो क्या कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं? देखिए, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं, सारे कोर्सेज हमारे श्रीनाथ जी ग्रुप और नाथद्वारा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। मैं एक तरह से पूरा बाइफरकेट कर देता हूँ। इंजीनियरिंग में M.Tech से लेके B.Tech, फार्मेसी में M फार्मा से लेके B फार्मा D फार्मा,
कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में MBA से लेके MCOM, BCOM और BBA, इसी प्रकार से BSc, B.Ed, लॉ चलते हैं, ITI, पॉलिटेक्निक। यहाँ से लगभग अब तक कितने बच्चे अपना भविष्य बना चुके हैं? भविष्य बनाने वाले तो ऊपर वाला होता है जी। हमने केवल एक उनको एक गाइडलाइन दी थी। मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी काम इंस्टीट्यूट नहीं बनाता है उनका भविष्य, खुद को बनाना पड़ता है। खुद के हाथ से किया हुआ काम ही उसका एक अपना भविष्य है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि करीबन 20,000 के आसपास स्टूडेंट निकल चुके होंगे यहाँ से। यहाँ से डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट भी लगभग पहले हुआ है, तो काफ़ी बच्चों का हुआ है। कितने बच्चों का हुआ और कौन सी कंपनियों में अब तक वो कार्यरत है? देखिए, काफ़ी कंपनियों के नाम तो अभी मेरे को मुझे बानी याद नहीं है, किंतु आज भी कैंपस इंटरव्यू चल रहा है। बेंगलोर से कंपनी आई हुई है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा यहाँ का कोई स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड नहीं रहे। अनएम्प्लॉयड रहने का कोई कारण नहीं है, और ये भी बिल्कुल क्लियर है और ये सच्चाई है कि यदि खुद में हर व्यक्ति में अपनी स्किल्ड है, उस स्किल के मुताबिक अगर वो काम करता है तो वो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल हॉबी क्या है? मैं जब फ्री होता हूँ, फ्री होने के बाद में मैं अपने बच्चों के साथ में रहता हूँ जी, जो कि मेरे ग्रैंड डॉटर एंड सन हैं, उनके साथ में खेलता हूँ। उन्हीं के साथ में मैं मस्ती भी करता हूँ और गाने गाने का शौक़ है। पुराने गाने सुनता भी हूँ, गाता भी हूँ। आपकी जैसे कि पूरे दिन भर की दिनचर्या सामान्यतः क्या रहती है, वो हम जानना चाहेंगे। सवेरे 5:30 बजे मैं उठता हूँ जी, 4 किलोमीटर वॉक करता हूँ। उसके बाद में सवेरे के कार्यक्रम फ्री होके 9:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट करके अपने काम पे लग जाता हूँ। जहाँ साइट चलती है साइट के ऊपर काम करता हूँ, देखने जाता हूँ, कॉलेज को देखता हूँ, सारे काम मैनेजमेंट के तरीके से जो रूल्स हैं मैनेजमेंट के उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। 5:30-6 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ। पर हाँ, दिन भर मैं काम करता हूँ और अच्छा सा काम करता हूँ, इससे मुझे अपने आप में सेटिस्फेक्शन मिलता है। हालांकि अब घर वाले ये कहते हैं कि अब काम करके क्या करना है, किंतु जब तक काम, मैं ये बात भी कहूँगा, जो व्यक्ति काम करता है अगर उसे अनएम्प्लॉयड कर देंगे या उसको घर बिठा देंगे तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, पहली बात तो ये है कि पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज का जो सिनेरियो है उसमें पढ़ाई लिखाई एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर पाएगा। दूसरी बात, उस स्टूडेंट को कम से कम ग्रेजुएशन तक तो बराबर इंस्टीट्यूट में भेजें, उसे घर में न रखें। तीसरी बात यह है कि यह ना सोचें कि इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि इसकी नौकरी लगाएगा। नहीं, गलत फहमी है। कोई इंस्टीट्यूट किसी भी बच्चे की नौकरी नहीं लगाता है। वो एक प्लेटफॉर्म देता है, उस प्लेटफॉर्म पे उसको खुद को खड़ा रहना पड़ेगा, और वो खुद खड़ा रहकर जब तक नहीं परफॉर्म करेगा वो उसके लायक नहीं बन पाएगा। ऐसा मत सोचो कि सब कुछ मिल जाएगा और हलवे की तरह हम खा लेंगे, ये भूल जावे आज की नई पीढ़ी। काफ़ी शिक्षित बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी नहीं बढ़ती है। बेरोजगारी उस वक्त होती है जब लोग सोचते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, अच्छा सा बिना काम के मुझे पैसा मिले जी। और मैं ये भी नहीं कहता कि हर सरकारी कर्मचारी को बिना काम के ही पैसा मिल रहा है। तो आज के युवा पीढ़ी के पास में अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो वो खुद का काम करें, एंटरप्रेन्योर बने। खुद के काम के सामने बहुत सारी स्किल्ड हैं, इतने काम है कि जिसकी करने वाले की कमी है, काम की कमी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। जैसा कि अभी जो शिक्षा नीति है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा नीति में भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, अभी जो शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति, उसके अकॉर्डिंग तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि काफ़ी चेंजेस आएंगे
और अच्छा चेंजेस आएगा। मैं तो पॉजिटिव हूँ इस बारे में। इसलिए शिक्षा नीति के अनुरूप अगर लड़का काम करता है और लड़का उसके अनुरूप चलता है तो मैं सोचता हूँ कि बेरोजगारी कम होगी। हमारा ये जयवर्धन न्यूज़ चैनल है हमारा, तो क्या आप भी कभी न्यूज़ देखते हैं उसमें? मैंने इस चैनल के बारे में ज़रूर सुना था। मेरे मोबाइल पे इसके मैसेज आते हैं, मैं देखता भी हूँ। और राजसमंद से रिलेटेड जो बातें होती हैं मुझे अच्छी भी लगती है। तो मैं आपके चैनल को इस बात का साधुवाद देता हूँ कि आप एक अच्छे काम से, अच्छी जगह से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा आपके चैनल से कि वो एक पॉजिटिव न्यूज़ बताएं। हमेशा क्या होता है कि लूटपाट की, मर्डर की और इस तरीके की न्यूज़ हमें ज़्यादा सुनने में मिलती है। कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जिससे कि प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्टिव बातें करेंगे तो हो सकता है कि इससे आदमी की मेंटलिटी, साइकोलॉजी बदलेगी और चेंजेस आएगा। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आप कैसे, क्या बताएंगे, आपके क्या विचार हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं नई पीढ़ी को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे कि टाइम अपने आप में बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। मिनट टू मिनट चलने का काम है। आज हर व्यक्ति, जहाँ पर आज बड़े शहरों में टाइम को लेकर कोई व्यक्ति होता है तो अपॉइंटमेंट क्यों देते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट में आपने को दिया 2 बजे का और आप पहुँचोगे 2:15 बजे, आज मना कर देगा। आप 2 बजे ट्रेन जाने का टाइम है ना, आप 2:15 बजे ट्रेन पे के प्लेटफॉर्म पे पहुँचोगे तो ट्रेन निकल जाएगी। इसलिए नई पीढ़ी को टाइम का बहुत पंक्चुअलिटी रखना चाहिए। मोबाइल पर बहुत ही ज़्यादा दूसरे जो प्रोग्राम वगैरह देखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम बिगड़ रहा है बच्चों का, तो इसको लेकर के आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? अब ठीक कह रहे हैं, किंतु इस कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेस और इस प्रकार की जब चली तो छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल आ गए और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले ही हमने न्यूज़पेपर में देखा था कि 13 साल के बच्चों ने सुसाइड किए थे। गेम्स के ऊपर देखते हैं, ऑनलाइन गेम्स के ऊपर ये बहुत बड़ी समाज के अंदर कुरीति आ रही है। मैं मानता हूं कि जब तक बच्चे वयस्क नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें मोबाइल से दूर रखा जाए तो अच्छा है, किंतु आज का सिनेरियो ऐसा नहीं कह सकते हैं। आज एसेंशियल हो गया है कि बच्चों को मोबाइल दिया जाए, किंतु साथ में बच्चों को भी एक बात देखनी पड़ेगी, किंतु वो कंट्रोल नहीं हो पाती है। ऐसा सभी कुछ देखा गया है। लहर दे के अगर मान लो कि ये जो गेम्स वाली एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो अगर बच्चों के हाथ में ना आए तो वो ज़्यादा बेटर है। और कोरोना काल ऐसे निकलता जा रहा है, ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे बच्चे वापस अपने पुराने उसमें आ जाएंगे। तो हो सकता है कि मोबाइल कम हो जाए उनके पास में, पर ये हैबिट बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको मैं अच्छा नहीं मानता। अभी ऑनलाइन क्लासेज का काफ़ी प्रचलन हो गया है, बच्चे भी ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, तो ये जो क्या ऑनलाइन क्लासेज पर्याप्त है एक बच्चे के भविष्य के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। जब तक लड़का कॉलेज या स्कूल में नहीं आएगा, वो वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं समझेगा, पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं समझेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। ये 100% सही है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, किंतु ऑनलाइन क्लासेस में जो परफॉर्मेंस चाहिए बच्चों की वो नहीं मिल रही है। किसी भी हालत में मैं इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हूँ। अब परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उसको ऑनलाइन करा गया, कई लोगों ने लाखों करोड़ रुपए भी कमाए इसमें सॉफ्टवेयर बना के, पर मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। जब तक लड़का प्रैक्टिकल खुद आके नहीं करेगा लैब में, जब तक वो काम परफॉर्म ही नहीं कर सकता उसकी लाइफ में। जैसा कि अपन सुन रहे थे अशोक जी पारिक, जो सिन्हाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने अपने संघर्ष चुनौतियों की कहानी हमें बताई। आशा है कि ये नई पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद रहेगा। यदि आपने हमारा जयवर्धन न्यूज़ चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।